Assalamu alaikum. Students, we will discuss another phenomena about the delocalized electron, the resonance concept. Resonance is actually a way of describing the electrons of a molecule in the pi bonds. Actually, when we have the delocalized electron, we cannot write a single Lewis structure for a compound. So, in order to represent a compound, we have to write different canonical forms or the resonance structures for the compound. तो रेजोनेंस में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड फिनोमेना है, ये उसमें अप्लाई होता है। और इस फिनोमेना के बारे में आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। नंबर 1, दिस इज़ द हाइपोथेटिकल फिनोमेना और इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि ये विद इन द मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है, शिफ्टिंग फ्रॉम वन एटम टू शिफ्टिंग फ्रॉम बिटवीन द टू एटम्स टू अनदर टू एटम्स, ठीक है ना। तो ये शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन शो करता है इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा जगहों पर। अब ये जो रेजोनेंस में डिफरेंट लेविस स्ट्रक्चर्स हैं, जितने हम लेविस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं किसी भी कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो उसकी कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाती हैं। ये कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं, जब हमने कहा कि ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, तो कैनोनिकल फॉर्म्स भी दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर जस्ट एज्यूम्ड स्ट्रक्चर्स। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड हम कहते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर को। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर फॉर्म। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा एक ही रहेगा। हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं सिस्टम को कि यहाँ पर ऐसे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एटम्स के दरमियान में मूव करेंगे, और लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो एक ही रहेगा। जैसे आप देखते हैं कि बेंजीन को हम शो करते हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड है बेंजीन C6H6, हमने पहले अभी डिस्कस किया था। तो बेंजीन की डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, 5 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। इसमें से ये नंबर 1 और 2 ये कैक्यूल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनमें तमाम बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं, ठीक है, इन दोनों में। लेकिन ये जो नेक्स्ट 3 हैं इनमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। देखिए ना, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है ये और है, और ये सेंटर वाले 2 कार्बन की जो बॉन्ड बन रहा है ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पर भी इन 2 कार्बन के दरमियान में भी ये जो बॉन्ड लेंथ है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसी तरह से ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये डेवर स्ट्रक्चर कहलाते हैं, और ये शो करते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द 6 कार्बन्स ऑफ बेंजीन, राइट। तो ये जो सारे हैं ये इनको हम कहते हैं दे आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। और ये कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं ये इनकी कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। जो कैनोनिकल फॉर्म्स हमेशा एक जैसी बेंजीन से ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, सिंगल वन स्ट्रक्चर कह लें कि ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाली फॉर्म जो है ये ज़्यादा रिजेंबल कर रही है एक्चुअल बेंजीन स्ट्रक्चर से, ये फॉर्म और ये फॉर्म। तो ये जिनकी रिजेंबलेंस ज़्यादा होगी इनको हम कहेंगे दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। और जो फॉर्म्स अनयूजुअल बॉन्ड लेंथ्स के साथ हैं और बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल से कम रिजेंबल करती हैं उनको हम कहेंगे माइनर। बेंजीन की इन तमाम फॉर्म्स को हम पेपर पे तो ड्रॉ कर सकते हैं। जो पेपर पे ड्रॉ हो रही हैं, बोर्ड पे ड्रॉ हो जाती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे शो कर सकते हैं हम, वो हैं बेंजीन की कैनोनिकल फॉर्म्स। लेकिन जो बेंजीन की एक्चुअल फॉर्म है, जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, वो पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया कि बेंजीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनकी डिफरेंट स्टेबिलिटी होगी, उनकी कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है। अगर तो एक जैसी बॉन्ड लेंथ्स हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे, और जिनमें डिफरेंट बॉन्ड लेंथ है वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। तो बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी और जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है
ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे डीलोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी. द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द contributing structure of the lowest energy, it is called the resonance energy or the delocalization energy. अच्छा, अब रेजोनेंस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ असूल हैं हमारे पास, यानी ऐसे हमारे पॉइंट्स ये हम डिस्कस करेंगे जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको हम कैसे प्रिसाइज वे में ड्रॉ कर सकते हैं और इनमें से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स कौन से मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे और कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो माइनर कंट्रीब्यूटर्स होंगे. रूल्स ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहले जो है वो इस फिनोमेना को समझने के लिए आपको ये पॉइंट्स लाजमी ज़हन में बिठाने, इन्हीं को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एटम्स कभी भी मूव नहीं करते. अगर हम डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स लिखते हैं ना, देखें जैसे अब हमने ये बेंजीन के 6 कार्बन्स को लिखा तो ये 6 कार्बन्स अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे. मूव क्या करेंगे? ओनली द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. जो वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. रूल्स ऑफ रेजोनेंस में सबसे पहली बात क्या याद रखनी है? एटम्स नेवर मूव. यू कैन ओनली मूव द इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड्स और द लोन पेयर्स, ठीक है ना. लोन पेयर्स क्या है कि विच आर इन द पी ऑर्बिटल्स. वो पाई बॉन्ड्स, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो पी ऑर्बिटल में मौजूद है, सिर्फ आप उसी को मूव कर सकते हैं. ओवरऑल चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स द सेम. अगर हम स्ट्रक्चर को लिखते हुए, जैसे हमने उसमें एलाइल केटाइन में स्ट्रक्चर लिखा और उसमें हम चार्जेस शो करते हैं, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे चार्ज आ जाता है, तो लेकिन ओवरऑल चार्ज जो मॉलिक्यूल उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन ओवरऑल वो न्यूट्रल रहेगा. बॉन्डिंग फ्रेमवर्क ऑफ अ मॉलिक्यूल मस्ट रिमेन इंटैक्ट, यानी कि बॉन्डिंग उसमें सिग्मा फ्रेमवर्क चेंज नहीं होगा. और इसके अलावा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स फॉर अ मॉलिक्यूल, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट एंड हाइपोथेटिकल, ठीक है ना. हाइपोथेटिकल कि हम सिर्फ इनको एज्यूम करते हैं, ये एक प्रपोज्ड फिनोमेना है, ठीक है ना. नंबर 2 पॉइंट है कि ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर्स. लेविस स्ट्रक्चर्स आपको पता है कि क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को सिंबल्स के साथ शो करते हैं और उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उसमें एक शॉर्ट लाइन से शो करते हैं, तो ये लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है. अब इस बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर में कुछ बातें याद रखनी है आपने. क्या कि हमेशा जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हेलोजेंस. हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. यानी देखें ना आपने, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड रहेगा. कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो फिर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक ही बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन का रहना है. 2 फॉर हेलोजेंस, 3 फॉर ऑक्सीजन, 4 फॉर कार्बन एंड 4 फॉर नाइट्रोजन. हमने जो बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर की बात की है, इसको हम एसीटेट आयन से शो करते हैं. एसीटेट आयन क्या होता है? अगर एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, -1 हाइड्रोजन, तो इसमें क्या बच जाता है? CH3COO-, यानी एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये पीछे जो बच गया ये क्या होगा? एसीटेट रेडिकल, ठीक है ना, एसीटेट आयन कहलाएगा. सॉरी, एसीटेट आयन में अब ये देखें कि अगर हमारे पास ये CH3C=O, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया. अब नेगेटिव चार्ज और इसके अलावा हर कार्बन जो है, यहाँ पर इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन से कैसे मूव कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज इधर आ जाए
और यहाँ से ये चार्ज जो है यहाँ मूव कर जाए, तो फिर एसीटेट आयन की ये फॉर्म आ जाएगी। ये लेविस स्ट्रक्चर हम लिखेंगे इसकी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये जो ऑक्सीजन के पास चला गया और कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए तीसरा बॉन्ड यूं भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन के ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए और इसका डबल बॉन्ड भी रहे, लेकिन इसमें क्या कबाहत होगी कि कार्बन के अब यहाँ पर बन गए 3 बॉन्ड्स। सो इट इज़ एन इनवैलिड स्ट्रक्चर बिकॉज कार्बन डज नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, सॉरी 5 बॉन्ड्स बन गए। ऑक्सीजन यहाँ पर इसके कार्बन के 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते, इट कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स, सो दिस इज़ द इनवैलिड स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। एसिटिक एसिड में आपको पता है जो ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है, इसी तरह से ये है, दे कंटेन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद द कार्बन। अगर इस कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये वाला जो है इस ऑक्सीजन का यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें ये होगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स मौजूद रहे, 1 2 3 4, और इसी तरह से बाकी भी चार्जेस आ जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द 3 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन अगर 2 के अलावा बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर 3rd बॉन्ड की सूरत में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस कार्बन का ये बॉन्ड वापस आ जाता है तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया कार्बन का, और यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बनाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म 1 बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने बन रहे हैं, 2 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के लिए तो ये बात सही हो गई, लेकिन हाइड्रोजन के जो है वो 2 बॉन्ड नहीं बन सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। इसी तरह से नाइट्रोमीथेन की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, CH3NO2, ठीक है ना। दिस इज़ अ कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड में भी ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ इस तरह से ये बॉन्ड आ जाएगा। अब इसकी फॉर्म ये आ गई, पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। लेकिन अगर नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, देन वी गेट हाउ मेनी बॉन्ड्स फॉर नाइट्रोजन, 1 2 3 4 and 5, but we have studied that nitrogen can form only 4 bonds like carbon, so this is invalid structure. Next point is, in writing the resonance structures we are only able to move the electrons, ठीक है ना, यानी हम एटम को मूव नहीं कर सकते, वही जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था अलाइलिक कैटाइन, ठीक है। अब अलाइलिक कैटाइन में क्या है कि ये देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एलाइल कैटाइन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये कैटाइन बन जाएगा। एलाइल के ऊपर आपको पता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये कैटाइन है। अब ये इस पूरे सिस्टम में आपको पता है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेकेंट p ऑर्बिटल। तो इस वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पर हमारे पास हर कार्बन जो sp2 हाइब्रिड है उसके पास मौजूद होगा पार्शियली फिल्ड या वेकेंट p ऑर्बिटल। तो क्या है कि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज अगर सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ हम इस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या ये वैलिड स्ट्रक्चर होगा? नो, दिस इज़ नॉट अ वैलिड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर ये देखें देयर इज CH3 CH2 CH और CH2 है, ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट नहीं हम करेंगे, और यहाँ हमने क्या किया है CH2 और ये हाइड्रोजन को मूव कर दिया, इस लास्ट कार्बन के पास एक हाइड्रोजन चला जाएगा, दिस विल बिकम इनवैलिड स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन विच इज़ नॉट पॉसिबल।
तमाम जो लेविस स्ट्रक्चर्स हैं एक कंपाउंड के, उनके अंदर एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी। एसिटिक एस्टर्स में हम टॉटमर्स पढ़ते हैं। टॉटमर्स क्या है? जब एसिटिक एस्टर में ये कार्बन यहाँ CH2 ग्रुप gives its proton to the unshared pair of oxygen, ये अट्रैक्ट कर लेता है यहाँ से हाइड्रोजन, इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ है। इस अल्फा हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन इसके नियर होगा और यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म आएगी वो ऐसे होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस इज द कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनोलिक फॉर्म ड्यू टू हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इन ओल इनोलिक फॉर्म आ गई। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। और लेविस स्ट्रक्चर्स जो हैं रेजोनेंस में वो हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो के ज़रिए से, लेकिन यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम शो किया कि ये रिवर्सिबल हो रही है चेंज, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रहा है, यानी ऐसे भी ये स्टेबल है और इस तरह से दोबारा भी ये स्टेबल हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये टॉटमरिज्म होगा, ये रेजोनेंस नहीं है। इसका फोर्थ पॉइंट है कि ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लुक एट दिस 1,3 ब्यूटाडाइन कंपाउंड। यहाँ पर आपको कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहा, सारे पेयर्ड अप हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटे अगर हम इसकी फॉर्म यूँ लिखें कि पाए सिस्टम है, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड चला जाए। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए इन दो कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, ये इस तरह से हो जाए, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये पोजीशन रख दें कि यहाँ डबल बॉन्ड सेंटर में रहे और चार्जेस इस तरह से सेपरेट हो जाएं, चार्जेस इस तरह सेटिस्फाई हो जाएं कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। एक तरह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये रेडिकल बन जाएगा, तो ये जो है ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं होगी 1,3 ब्यूटाडाइन की। अच्छा, फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल एटम्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस दे मस्ट लाई इन अ सिंगल प्लेन। देखिए हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हमें पता था कि बेंजीन के जो तमाम कार्बन्स हैं ये तमाम के तमाम sp2 हाइब्रिड हैं। और आपको पता है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और तमाम जो कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं दे लाई इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है ना। प्लेनरिटी होती है इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम ओवरलैप। ये प्लेनरिटी क्यों होनी चाहिए, एक सिंगल प्लेन में तमाम कार्बन्स को क्यों होना चाहिए? देखिए ना, अब अगर एक कार्बन आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो उछल कर तो नहीं कार्बन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन के पास जाएगा, तो इन तमाम को सिंगल प्लेन में होना चाहिए ताकि मैक्सिमम ओवरलैप की पॉसिबिलिटी हो सके। ये कार्बन इससे ओवरलैप कर सके, ये पाए इलेक्ट्रॉन जो है ये ओवरलैप, ये कार्बन कार्बन ओवरलैप करें तो इनके पाए इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लें। इसी तरह से अगर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। इसका नाम ज़रा लेंथी है लेकिन इट्स ईजी। देखिए ना, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 और 2 में है डबल बॉन्ड, 2, 3, 2 और 3rd कार्बन्स पर ये एक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखा हुआ है। एक ये कार्बन के साथ जो इसको हम कहते हैं ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कहलाएगा ये। इसको मैंने यहाँ पर ओपन करके लिखा है आपके लिए। ये जो एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। 4 कार्बन है ना, तो अब यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होने की वजह से प्लेनर मॉलिक्यूल ये नहीं रहा, सो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये कंपाउंड है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। यहाँ ये भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होगा
क्योंकि यहाँ पर भी तमाम कार्बन्स, ये जो कार्बन्स हैं दे डू नॉट लाई इन द प्लेन. सो these compounds 2,3 tertiary butyl butadiene octatetraene, they do not follow the resonance rule. क्या कि प्लेनर नहीं है ये मॉलिक्यूल. एक्चुअल मॉलिक्यूल दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than any of its canonical forms. एलाइल कैटाइन को ले लें. एलाइल कैटाइन में हमने आपको पता है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, ये एलाइल कैटाइन बन गया. अब एलाइल कैटाइन की ये 2 कैनोनिकल फॉर्म्स हैं और इनमें चार्ज मौजूद है, ठीक है ना. लेकिन जो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा इट विल बी मोर स्टेबल देन बोथ ऑफ दीज. नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स विल बी मोर विद दीज प्रॉपर्टीज. जितने ज़्यादा नंबर 1 जैसे है कि स्ट्रक्चर्स विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना. जितने ज़्यादा किसी भी लेविस स्ट्रक्चर्स में कोवलेंट बॉन्ड की तादाद ज़्यादा होगी वो ही ज़्यादा स्टेबल होगा. जैसे यहाँ 1,3 ब्यूटाडाइन में देखें, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन्स के बॉन्ड तो फिक्स्ड नंबर रहेगा, तो हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हैं. यहाँ पर हैं 1 और 2 पाई बॉन्ड्स. लेकिन यहाँ अगर देखें कि इसमें चार्जेस आ गए, यानी ये CH2 ग्रुप इधर से यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है चार्ज देगा इस कार्बन पर और नेक्स्ट लेवल स्ट्रक्चर में हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. अब यहाँ पर चार्जेस तो आ गए लेकिन पाई बॉन्ड यहाँ एक रह गया और नेक्स्ट में भी हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड एक ही है, ठीक है ना. तो ये दोनों 2 और 3 they are the minor contributors while this first one it is the major contributor. ठीक है. अब हम सेकेंड पॉइंट है कि स्ट्रक्चर्स विदाउट अ चार्ज आर मोर स्टेबल, ठीक है ना. जैसे इसी को ले लें आप एग्जांपल को कि यहाँ पर चार्ज पाई बॉन्ड की तादाद तो ज़्यादा है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें हमारे पास जो चार्ज भी नहीं है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है. लेकिन एक और एग्जांपल लिखते हैं विनाइल क्लोराइड की. विनाइल क्लोराइड हैज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन एज द स्ट्रक्चर देयर इज़ नो चार्ज, ठीक है ना. तमाम बॉन्ड्स हैं और इस क्लोरीन के ऊपर ये जो आपने शो किए हुए हैं ये इसके अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप रेजोनेंस को क्या कह सकते हैं, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम of the valence electrons is explained in the phenomena of resonance, ठीक है ना. डिफरेंट पेयरिंग स्कीम जो फिनोमिना देता है हमें और डिफरेंट लेवल स्ट्रक्चर्स बनते हैं उस पेयरिंग स्कीम की वजह से, उसको भी हम रेजोनेंस ही कहते हैं, ठीक है ना. रेजोनेंस की दूसरी डेफिनेशन है. इसी तरह से ये देखें, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है मिथाइल विनाइल ईथर का. हम इसको ऐसे लिखते हैं इस कंपाउंड को, ये मिथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ अटैच और इधर है ये हमारे पास विनाइल ग्रुप, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH. लेकिन अगर यहाँ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मूव करे तो इस कार्बन के ऊपर ऑब्वियसली चार्ज आ जाएगा. तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से है, लेकिन यहाँ पर चार्जेस आ गए. सो दिस इज द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर वाइल दिस वन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर. अच्छा, अब चार्जेस आने के बाद भी हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन द लेस द स्टेबिलिटी. चार्जेस अगर क्लोज होंगे तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, और जितनी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगी, इन यहाँ पर चार्जेस जो हैं ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर हैं तो ये लेस कंट्रीब्यूटर है, लेकिन यहाँ चार्ज जो है वो आप कह लें कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ कार्बन पर है, ठीक है ना, और दोनों करीब करीब हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पर हैं, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा. नेक्स्ट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स विद लाइक चार्जेस ऑन द सेम एटम और ऑन एडजेसेंट एटम्स आर हाईली अनस्टेबल. क्यों भाई? अब ये एजो कंपाउंड है जिसमें आप ये देखें कि मिथाइल ग्रुप इसमें नाइट्रोजन्स के साथ अटैच है, तो इस एजो कंपाउंड में
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर नाइट्रोजन, वन नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये सेंटर वाला नाइट्रोजन 1 2 और ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन के 2 हैं तो इसके ऊपर ये चार्ज भी है और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। लेकिन 4 बॉन्ड जब नाइट्रोजन बनाएगा, 3 से ज़्यादा जब भी बनाएगा, देखिए ना अमोनिया में हमारे पास NH3 है, अगर हम ये NH4 बना देते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं ये कंपाउंड, इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट कार्बन्स पर है। ये फिर भी स्टेबल कंपाउंड होगा, ये भी स्टेबल होगा, यानी कि हमारे पास जो चार्ज आ रहा है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑन द नियर बाई एटम्स। लेकिन यहाँ पर इन दोनों नाइट्रोजन्स, क्यों दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4, और ये नाइट्रोजन भी, ठीक है ना। तो 4 बॉन्ड बना रहे, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम ये पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट, आपको पता है ना कि जैसे हम कहते हैं कि लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, तो ये फॉरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्ट्रक्चर। इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, स्ट्रक्चर विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, these structures are more stable than the negative charge on the less electronegative element, ठीक है ना। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है ना, मेथॉक्सी इसको हम कहते हैं, ये विनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, तो इसके ये ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से यहाँ पर CH2CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो है वो चार्ज होगा, ये इधर कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा, यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, सो दिस विल बी द अनइम्पॉर्टेंट और लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम विनाइल साइनाइड को देखते हैं, साइनो ग्रुप में नाइट्रोजन, ये पूरा साइनो ग्रुप है तो इसको हम विनाइल साइनाइड कहेंगे। यहाँ इसके ऊपर जो है नाइट्रोजन के ऊपर ये 3 बॉन्ड्स हैं। अब जब शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ से नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आ जाएगा हमारे पास, तो CH2CHCN, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर फिर भी स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर कार्बन दोबारा दूसरे कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन के साथ भी, तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सॉरी, आप कह लें कि जो नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन के पास था तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो इट इज़ लेस स्टेबल। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। बेंजीन की एग्जांपल ले लें, इसमें सबसे पहले ऊपर 1,3-ब्यूटाडाइन की भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर द बोनाफाइड लेविस स्ट्रक्चर, तमाम के तमाम स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, सो दे आर द इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटर। चार्ज है लेकिन चार्ज जो है उसमें चार्ज सेपरेशन भी होगी और कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो भी एक जैसे बोनाफाइड लेवल स्ट्रक्चर के होते हैं वो हैं, तो ऑल ऑफ देम 1 2 3 दे आर द बोनाफाइड लेवल स्ट्रक्चर्स एंड दे आर इक्विवेलेंट, सो दे आर ऑल द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। लेकिन जब बेंजीन की बात करते हैं, हमने स्टार्ट में इस एग्जांपल को डिस्कस किया था कि बेंजीन जो है यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूटर वो होंगे और
एक्चुअल मॉलिक्यूल को ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, मेजर कंट्रीब्यूटर उन्हीं को कहा जाता है जो एक्चुअल हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिस्क्राइब करे अच्छे तरीके से। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ्स बराबर हैं इन दोनों में, ये 40% कंट्रीब्यूशन होगी इनकी एक्चुअल बेंजीन को डिस्क्राइब करने में, लेकिन ये अनईक्वल बॉन्ड लेंथ्स की वजह से ये जो डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड द माइनर कंट्रीब्यूटर्स। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कि द ग्रेटर द number of the principal contributing structures of a molecule, the greater will be the stability of the compound or the species। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट आयन को ये नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन को देखते हैं तो आप देखें कि नाइट्रो ग्रुप में ये जो नाइट्रेट आयन है सॉरी, इसमें 3 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है, और इसके ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, तीनों इक्विवेलेंट होंगे। कैसे पॉसिबल हैं देखें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, अगर ये ऑक्सीजन ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान में, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इन दो ऑक्सीजन्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन फिर अब ये रिटर्न होता है अपने इस पोजीशन में, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं नाइट्रेट आयन के एज़ कम्पेयर टू नाइट्राइट आयन, जहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन्स मौजूद हैं और इनके 2 ही स्ट्रक्चर्स बनेंगे लेविस स्ट्रक्चर्स। सो नाइट्रेट आयन विल बी मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द नाइट्राइट आयन। ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है सवाल। इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ग्रुप को अगर आप देखें, एसिटिक एसिड क्या है, इट इज़ CH3COOH, ठीक है। अगर मैंने आपको बताया कि इसका हाइड्रोजन चला जाए तो ये बन जाएगा एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन क्यों ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कि इसके ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं और बोनाफाइड हैं स्ट्रक्चर दोनों। यहाँ पर ऑक्सीजन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसका एसीटेट आयन में और इस ऑक्सीजन का इस तरह से ये 2 लेविस स्ट्रक्चर्स होंगे और दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सो एसीटेट आयन विल बी मोर स्टेबल। लेकिन अगर यहाँ आप एसिटिक एसिड ग्रुप को देखें तो एसिटिक एसिड में कुछ इस तरह से रेजोनेंस पॉसिबल होगी, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ना, अगर यहाँ से ये बॉन्ड इधर चला जाए और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाए तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ये होगी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन आ गई और ये लेस स्टेबल हो गया क्योंकि चार्ज सेपरेशन है और यहाँ ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो इट विल बी लेस स्टेबल। लेकिन एसीटेट आयन में ऐसा कुछ नहीं होगा, सो इट विल बी मोर स्टेबल। ये था हमारा आज का लेक्चर रेजोनेंस के हवाले से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने अपनी इस लेक्चर को फॉलो करना है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और रूल्स ऑफ रेजोनेंस भी लिखने के लिए आ सकते हैं, तो आप हर रूल के साथ जो है वो एक एग्जाम्पल लाजमी याद करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से अपनी बुक को फॉलो करते हुए पढ़ना है और जो है ये सब आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट आपको गाइडलाइन देने के लिए जो है वो मैं यहाँ पेपर पे लिख लेती हूँ कि ताकि प्रोमिनेंट हो जाए बुक में कि जो वर्डिंग है वो बहुत ही वो क्लियर नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।